हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का पोलेनी चैनल पर। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपने नीट के एग्जाम में कैसे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में आपको 45 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो कैसे आप फुल मार्क्स स्कोर करेंगे एंड विदाउट एनी मिस्टेक आप केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो उस स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग आज के सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो, आपके नीट के एग्जाम के लिए केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होती है। अब स्कोरिंग तो होती है, लेकिन उसमें फुल मार्क्स लाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, किस स्ट्रैटेजी को आपको अपनाना होगा, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी। बस इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यार तुमको तो पता ही है कि केमिस्ट्री में आपके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज फिजिकल, नंबर 2 इज ऑर्गेनिक एंड देन इनऑर्गेनिक। अब ये तीनों पार्ट बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, फिजिकल में बच्चे काफी ज्यादा डरते हैं, घबराते हैं कैलकुलेशन से, तो ऐसा आपको नहीं करना। किस तरीके से आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, जरा उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ना ये क्वेश्चन रहता है कि क्या मैम फिजिकल के लिए भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल के लिए तो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं ना। तो बेटा, जरूरी नहीं कि फिजिकल में न्यूमेरिकल्स ही आए। फिजिकल में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, अगर मैं बात करूं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, तो वो भी पूछे जाते हैं। अगर आप इस साल का नीट का एग्जाम देखेंगे ना, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो आंसर इसकी यस बेटा, फिजिकल के लिए भी आपकी एनसीईआरटी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये बात ना अपने दिमाग से निकाल दो यार कि फिजिकल में सिर्फ न्यूमेरिकल आएंगे। नहीं, फिजिकल में न्यूमेरिकल भी आ सकती है और थ्योरी भी आ सकती है ना। तो सबसे पहली बात आपको, हाँ जी, फिजिकल के लिए भी एनसीईआरटी पढ़नी है और थ्योरी भी एनसीईआरटी से ही पढ़नी है, क्योंकि वहीं से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे कि फिजिकल के लिए एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी, है ना। तो अगर अभी तक नहीं पढ़नी शुरू करी है तो आज से और अभी से पढ़नी शुरू कर दो, क्योंकि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी से ही बनते हैं और कहीं से नहीं बनते, है ना। दूसरी बात बेटा, आपको फिजिकल को मास्टर करने के लिए सबसे पहले तो अपने दिल से, अपने दिमाग से न्यूमेरिकल्स के डर को दूर भगाओ। जब तक ये डर दिलो दिमाग में रखोगे, कभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और अगर मैं तुम्हारे नीट के एग्जाम की बात करूं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एंड द ओनली थिंग इज कैलकुलेशन, जिसमें आपको परफेक्ट बनना है। वो आप कैसे परफेक्ट बनोगे? कैसे परफेक्ट बनोगे? जब आप शुरुआत से ही कभी भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे एंड खुद से आप लोग कैलकुलेशंस को करेंगे। ठीक है ना। अब फॉर्मूलाज को याद कैसे रखें? तो फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए बेटा आपकी खुद की फॉर्मूला शीट्स आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम डे 1। अगर तुमने पहला चैप्टर पढ़ा है तो पहले चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे पास एक जगह पे लिखे होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं फॉर्मूलाज को तुम्हें पेपर में याद रखना है, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। और फॉर्मूला नहीं आता होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए फिजिकल को मास्टर करने के लिए बेटा आपको फॉर्मूला शीट्स अपने खुद से प्रिपेयर करनी है। ठीक है ना। एक बार करके देखना है ऐसे। अगर तुमने नहीं किया है, सुन तो लेते हो मेरी बातें, बट अगर तुमने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो एक बार करके देखो, सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिख के देखो और फिर उसके बाद नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। आई गारंटी कि बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली हो जाएंगे इफ तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो। ठीक है, तो फिजिकल के लिए बेटा आपको अपनी फॉर्मूला शीट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखनी है एंड साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं लास्ट के 10 ईयर्स के, क्योंकि उसी से आपको आइडिया लगेगा कि न्यूमेरिकल आया कैसे है ना। और एक और छोटी सी बात और, फॉर्मूला शीट में ना यूनिट्स को भी मेंशन कर देना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं यूनिट्स के अंदर, है ना। वो पूछेगा किसी और यूनिट में, तुम आंसर दोगे किसी और यूनिट में, तो गलती तो होगी, है ना। तो बच्चे आप अपनी यूनिट्स को भी मेंशन करके रखिएगा। ठीक है, एंड अगेन सबसे पहले न्यूमेरिकल्स आपको कहाँ से करने हैं? एक तो मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बाद मैंने बोला एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। चाहे बेटा वो आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करने ही करने हैं। ठीक है, क्लियर है। तो फिजिकल केमिस्ट्री को मास्टर करने के लिए आपको थ्योरी जरूर पढ़नी है। थ्योरी बेटा बिल्कुल मत छोड़ना, है ना। एनसीईआरटी रीड करो, वहां से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। अपनी खुद की फॉर्मूला शीट्स बनाओ, लास्ट के 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल साथ साथ करो, चाहे वो इंटेक्स के क्वेश्चन हो, चाहे सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो, चाहे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर तुम पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे फिजिकल के सारी चीजें, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल पार्ट हो, दोनों चीजें कवर अप हो जाएगी। ठीक है,
इसके बाद बेटा अगर मैं आती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से बाहर तुम्हारे नीट में कभी कुछ नहीं पूछता, डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से उठ के क्वेश्चन आता है। तो आपको एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है लाइन बाय लाइन। अब कुछ बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है कि मैम समझ नहीं आ रही। बेटा पहली बारी में हो सकता है ना आए, दूसरी बारी में थोड़ी थोड़ी आएगी, अरे तीसरी बारी में तो आएगी। नहीं समझ आता है तो अपने टीचर से पूछो कि मैम ये जो लाइन एनसीईआरटी में लिखी है कि इसका क्या मतलब है ना। तो एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और बात, ऐसे नहीं करना कि एनसीईआरटी रीड करने बैठ गए, नहीं, साथ में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लेके बैठो या फिर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स होती है वो लेके बैठो। तो उसमें तुम्हें दिख जाएगा कि एनसीईआरटी के इस लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है, तुम्हें आइडिया देगा कि यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो साथ ही साथ आपके साथ एक बुक होनी चाहिए जिसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। अब आप तो जानते हो कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस तो काफ़ी होती है ना, तो आपको ना शुरू से ही, जैसे फिजिकल के लिए बोला जाता है कि यार फॉर्मूला शीट बना के रखो, ऐसे ही बेटा इनऑर्गेनिक के लिए भी आपको अपनी एक्सेप्शंस की लिस्ट खुद से बनानी है। एक जगह पे सारी एक्सेप्शंस लिखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन आता कहाँ से है, एक्सेप्शन से, जो हम भूल जाते हैं ना। सो एक एक्सेप्शन की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। मतलब या तो ऐसा कर सकते हो, एक छोटी सी कॉपी बना लो, 2-4 बार उसको देखोगे ना, अपने आप सारी एक्सेप्शंस तुम्हारे दिमाग में याद हो जाएगी, ठीक है। अच्छा बेटा एनसीईआरटी पढ़ते टाइम आपको इस तरीके की टेबल्स दिखेगी एनसीईआरटी के अंदर। अब इन टेबल्स को तुम क्या कर देते हो, तुम इग्नोर कर देते हो। अगर तुम इग्नोर कर दोगे तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इन टेबल्स का तुमको डाटा बेटा याद नहीं रखना, लेकिन इन टेबल्स में जो ट्रेंड दिया होता है ना, वो आपको उन चीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि उसी से रिलेटेड नीट में क्वेश्चन आता है ना। फॉर एग्जांपल देखिए ज़रा, अगर मैं बात करूँ लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो ऑक्सीजन की -141, सल्फर की -200, देन हमारे पास -195 डिक्रीज होती चली गई। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसकी दिख रही है, सल्फर की दिख रही है, फिर उसके बाद डिक्रीज होती जा रही है एंड ऑक्सीजन की सबसे कम है। तो इस तरीके से डाटा को इंटरप्रेट करके आपको ये वैल्यू याद नहीं रखनी, बट ऑर्डर तो याद रख सकते हो ना कि सबसे ज़्यादा सल्फर की है, फिर सेलेनियम की है, फिर टेलुरियम की है, ये ऑर्डर तो ध्यान रख सकते हो ना, है ना। तो इन टेबल्स को आपको एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इनमें से जो भी डाटा है उन पे जो भी वेरिएशन और ये जो ट्रेंड्स आ रहा है प्रॉपर्टीज़ में, उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि जनरली इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन यही से पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर चाहे उठा के देख लेना, है ना। तो एनसीईआरटी पढ़ते टाइम बेटा आपको जो टेबल्स है उन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन वही से पूछा जाएगा, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस इतना कर लोगे, सारे क्वेश्चन तुम्हारे नीट के वैसे ही बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं बेटा बात करूँ अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि मैम इतनी सारी रिएक्शंस है, हम लोग कैसे याद रखें। तो बेटा रिएक्शन को याद रखने का एकमात्र तरीका जो पिछले कई सालों से सभी बच्चे अपनाते हैं और आपको भी अपनाना पड़ेगा, वो है इस तरीके के फ्लो चार्ट्स बनाओ। जैसे मान लो कि तुम एल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ रहे हो, या फिर तुम अल्कोहल्स की रिएक्शन पढ़ रहे हो, या किसी भी चीज़ की रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो उसको बीच में रख दो और उसकी सारी रिएक्शन इस तरीके के फ्लो चार्ट में आपके पास कवर अप हो जानी चाहिए। अगर ऐसे फ्लो चार्ट खुद से बनाओगे तो लगभग 20 पेज के अंदर, 15 पेज के अंदर सारी रिएक्शंस कवर अप हो जाएगी। अब पहली बारी में तुमको हो सकता है याद ना हो, बट जब उसको तुम दूसरी बारी, तीसरी बार देखोगे ना, तुम्हें लगेगा यार मैं तो जीनियस हूँ, मुझे सब आता है ना। लेकिन इसको बनाओगे तभी, ऐसे याद होने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो खुद से, और ऐसा मत सोचना कि भाई कहीं और किसी और के ले लेता हूँ, नहीं, या किसी बुक से देख लेता हूँ, नहीं। तुम्हारा बनाने का तरीका, तुम्हारा पढ़ने का तरीका सबसे अलग है, ठीक है। तो आपको खुद के ही फ्लो चार्ट्स बनाने हैं एंड देन उसी से आपको चीज़ें याद रखनी है। तो ऑर्गेनिक के लिए ऐसे फ्लो चार्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों को ना 11th क्लास की ऑर्गेनिक क्लियर नहीं होती, वो सीधा 12th की करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा मत करना, जब तक तुम्हारी 11th के बेसिक्स क्लियर नहीं है तुम 12th की ऑर्गेनिक नहीं कर सकते। बेसिक्स जैसे कि अगर आपका नॉमेनक्लेचर क्लियर नहीं है, अगर आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये सारे फंडे क्लियर नहीं है तो आगे की ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। अगर तुम्हें आइसोमेरिज्म नहीं आता तो क्वेश्चंस कई बार सॉल्व नहीं होंगे। तो इसीलिए बेटा सबसे पहले आपके जो ऑर्गेनिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना 11th के, उसको पक्के से कर लो, ठीक है। चाहे जो बच्चे 11th में हो वो 11th में ही अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके चलना, जो बच्चे 12th में हैं वो ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले यार एक बारी बेस क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आगे की ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ सकती। तो सबसे ज्यादा आपको इन तीनों चीजें आपकी बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, ये आपको बढ़िया तरीके से आनी चाहिए अगर आप ऑर्गेनिक को मास्टर करना चाहते हो तो।
ठीक है। अब ऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की थ्योरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि उसमें से असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक अगर आप इस साल की बात करेंगे तो एक रिएजेंट होता है लूकास रिएजेंट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड हमारे पास असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस आपको करनी है, एनसीईआरटी की रिएक्शन तो करनी है, जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको टीचर कराता है वो भी, बट एनसीईआरटी की रिएक्शंस आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, और अगर आप ऑर्गेनिक को थोड़ा मास्टर करना चाहते हो तो नीट स्पेशल आपकी MS चौहान सर की एक बुक आती है फॉर नीट, जेई की गलती से मत ले लेना, नीट के लिए आपकी MS चौहान सर की बुक आती है, अगर वो आपने कर ली तो आपकी ऑर्गेनिक कहीं नहीं गई। बट उससे पहले मैं यही बोलूंगी कि आपके बेसिक्स और एनसीईआरटी आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर फिर भी एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इस बुक को सॉल्व कर सकते हैं ऑर्गेनिक को मास्टर करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी बातों का बेटा आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के फ्लो चार्ट्स बनाना शुरू कर दो। देखो फ्लो चार्ट्स हो, चाहे एक्सेप्शंस की लिस्ट हो, चाहे फॉर्मूला शीट्स हो, अभी तुम्हें बनाने में मेहनत लगेगी, बट जब पेपर में हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी होती है, तो हम हर कॉपी खोल के नहीं देख सकते ना। एंड में हम रिवीजन किससे करते हैं? अपने इन्हीं चीजों से, अपने शॉर्ट नोट्स से जो हमने अपने खुद से बनाए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो केमिस्ट्री में आप फुल स्कोर कर सकते हैं 100%, अगर सिर्फ इन बातों को ध्यान में रखते हो। लेकिन देखो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है हमको वो एनालाइज भी करना पड़ता है। तो एनालिसिस के लिए आपको वीकली टेस्ट देने होंगे, आपने जो चैप्टर पढ़ा है आपको उससे चैप्टर टेस्ट देने होंगे, है ना। उस टेस्ट में आपको एरर्स देखने होंगे कि मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ, क्या मैं कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूँ, क्या मैं क्वेश्चन को समझने में गलती कर रहा हूँ, या फिर मैं वैल्यू ही गलत पुट कर रहा हूँ, या मैंने जल्दी जल्दी में कुछ क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ था मैंने निकाल कुछ और दिया, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने पड़ेंगे, तभी बेटा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कैलकुलेशन शुरू से ही खुद से करो, कभी भी कैलकुलेटर को हाथ में मत लेके बैठो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, हमें पूरा पेपर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों बहुत कम टाइम में करनी होती है। तो अगर शुरू से आदत बना के चलोगे कम टाइम में सॉल्व करने की तो वो एंड तक काम में आएगी, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ एनालिसिस बहुत जरूरी है। सो टाइमली टेस्ट दो, वीकली टेस्ट दो, चैप्टर टेस्ट दो, है ना, मंथली टेस्ट दो, देखो कि कहाँ पे गलतियां हो रही है, क्या आपकी वीकनेस है, और उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, तभी आप नीट में फुल स्कोर कर पाओगे केमिस्ट्री में। और ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए है, ये पार्ट तो हर सब्जेक्ट के लिए है, चाहे फिजिक्स हो चाहे बायो हो। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे हमको नहीं पता लगेगा कि हमारा टेस्ट में दिमाग कितना काम कर रहा है, हमको क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या हम चीजें भूल रहे हैं, या फिर कुछ और हो रहा है, कुछ और दिक्कत आ रही है ना। तो यही सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हो, अपनी प्रिपरेशन करते हो, अब चाहे जो बच्चे नेक्स्ट ईयर देंगे या फिर जो नेक्स्ट ईयर देंगे, तो उन सब के लिए सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, किसी भी तुम नीट एस्पिरेंट से पूछ लेना जिसने टॉप किया, वो यही बोलता है कि भाई केमिस्ट्री में तो फुल मार्क्स लाने काफी आसान है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो आपको कोई नहीं रोक सकता, तो तुम्हें भी कोई नहीं रोक सकता अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये सेशन ठीक लगा होगा, ठीक है ना। उसके अलावा कोई डाउट आता है, कुछ क्वेरी आती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।